ओके, चलिए भाई हम लोग पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर कर चुके हैं। ध्यान से देखोगे, इलेक्ट्रो, इसमें दो पोर्शन आता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है, एक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, और एक पोटेंशियल वाला। ठीक है ना। तीसरा चैप्टर हम लोगों ने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट। चौथा हो गया मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। पांचवा अभी रोका हूं मैं, छठा का टेस्ट हुआ है। छठा चैप्टर कौन सा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 7। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अच्छा, नोट्स लेके कौन कौन नहीं आया है फिजिक्स का। मतलब अभी जो चैप्टर हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स लाए हो। कौन कौन लाया है, हाथ उठा, खड़े हो जाओ जो जो लाए हो। जो जो नोट्स लाया है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट है वो खड़ा हो जाएगा। तेरे पास है अल्टरनेटिंग करंट का नोट्स, दिखाना जरा। तुम नहीं लाए हो। नहीं नहीं, पहला वाला। बैठो बैठो। देखो भाई, रिवीजन क्लास हो रहा है मालूम है ना, प्रॉपर क्लास तो नहीं हो रहा है। प्रॉपर क्लास कराए, लाए नहीं हो तो आज समझा दे रहे हैं, नोट्स लेके आओ। कॉपी खोलोगे ना भाई, यहाँ समझाएंगे तो नोट्स देखोगे ना। कुछ एक्स्ट्रा एडिशन हुआ, कुछ कटवाना हुआ कि नॉट इंपॉर्टेंट, तो कहाँ काटोगे। नोट्स लेके आना है, और नहीं बनाए हो तो बना लो, नहीं तो किसी दोस्त का प्रिंट करा लो, समय नहीं है तो। नोट्स बहुत जरूरी है, बिना नोट्स के रिवीजन नहीं कर पाओगे। चलो भाई देखो, अल्टरनेटिंग करंट। हाँ जाओ। क्या पार्सल में क्या खरीद रहे हो, दिमाग। जाओ जाओ जाओ। चलो भाई ध्यान दोगे, बात बंद करो। जितना डाउट है, जितना प्रॉब्लम है अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड पूछ लेना, जितना देर क्लास चल रहा है। आज के बाद दोबारा फिर कभी अल्टरनेटिंग करंट का कोई डिस्कशन नहीं होगा, सीधे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। अब कोई नोट्स का रिवीजन नहीं होगा। जो डाउट है सब पूछ लेना है। डाउट पूछने के लिए पढ़ना भी पड़ता है, तो अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा घर पे आधा घंटा पढ़ के आओगे तब डाउट निकलेगा। पढ़ोगे ही नहीं तो डाउट नहीं निकलेगा। हाँ, अरे मेरे भाई तो आएगा वहां पे डाउट पूछना। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से, जहां डाउट आएगा वहां टोक देना। ठीक है, समझ गए। स्टार्ट करें। एसी करंट, दो टाइप का करंट होता है हमारा, एक होता है एसी, दूसरा होता है डीसी। कोई पूछे अल्टरनेटिंग करंट किसको बोलते हैं तो क्या बोलोगे। अल्टरनेटिंग करंट वैसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। यानी इसका अगर हम ग्राफ का बात करें तो ये ग्राफ आता है, यस और नो। यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर मान लो करंट, तो यहाँ पर करंट क्या है, जीरो है। यहाँ पे करंट बढ़ा, फिर करंट घटा, फिर करंट जीरो, फिर घटा, फिर घटा, इस तरह से वैल्यू जो है समय के साथ साथ ऊपर नीचे होता रहता है। यही बात जब अगर हम लोग डीसी में करते हैं तो इसमें करंट जब एक बार आ गया तो फिर वो कांस्टेंट हो जाता है, कभी भी ऊपर नीचे नहीं करता है। क्या जूता वाले भैया मिल गया, कौन कंपनी का जूता लिया है। जो लिया है उसको बोलने दो। हाँ, कैट वॉक। अच्छा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, जूता खरीद लिया ना, ले लिए जूता। अब यहाँ ध्यान दो, तो डीसी करंट में एक बार जब करंट का जनरेशन हो गया तो फिर करंट जीरो होने वाला, जब तक आप पावर बंद नहीं करेंगे तब तक करंट जीरो नहीं। दूसरा सवाल आता है, विच इज मोर डेंजरस, डीसी और एसी। पढ़ाए हैं,
रीजन क्या है भाई, तो समझिएगा यहां पर हर थोड़े देर के बाद करंट क्या हो जा रहा है, जीरो, कम हो रहा है, जीरो पे पहुंच रहा है। तो अगर तुमको मान लो शॉक लगता है एसी करंट में, तो वहां पे शॉक लगता है, झटका लगता है। झटका क्यों लगता है, कि थोड़े देर में करंट जीरो हो जाता है। जैसे तुमने छुआ, करंट तुम्हारे बॉडी में जा रहा था, और जैसे करंट जीरो हुआ तुमको झटका लगा। और ये कितना देर का टाइम होता है, छूते झटका लगता है ना, कितना कम टाइम है, सेकंड का भी बहुत पार्ट होता है, 10 मिली सेकंड में करंट जीरो होता है, अभी समझाएंगे। तो यहाँ पर शॉक लगता है, यहाँ पर क्या होता है भाई, शॉक नहीं लगेगा, सट जाओगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है वोल्टेज पे, कितना वोल्टेज है। अगर मैं बोलूं 1 वोल्ट एसी, 1 वोल्ट डीसी, कौन खतरनाक, एसी, वेरी गुड। 2 वोल्ट एसी, 2 वोल्ट डीसी, कौन खतरनाक, 20 वोल्ट डीसी, 20 वोल्ट एसी, कौन खतरनाक, हाँ ठीक है। 30 वोल्ट डीसी, 30 वोल्ट एसी, कौन खतरनाक। तो यहां तक लिमिट होता है एसी का, इससे ज्यादा एक्सीड करेंगे, खतरनाक तो दोनों है, ठीक है ना, लेकिन डीसी ज्यादा। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलिएगा कि सर 11 किलो वोल्ट यानी 11,000 वोल्ट का एसी है, और बगल में भी 11,000 वोल्ट का डीसी है, तो कम खतरनाक तो ये है, तो हम जा रहे इसको छूने। तो माइक्रो सेकंड में तुम्हारा राख बन के हाथ में आ जाएगा, माइक्रो या मिली सेकंड में राख हो जाओगे। 11,000 वोल्ट में हाथ लगाओगे तो पूरा राख हो जाओगे, समझ रहे हो। खतरनाक बहुत है, लेकिन इसके कंपेरेटिव में ये और ज्यादा खतरनाक। तो उतना हाई वोल्टेज पे हम बात नहीं करते हैं, डेंजरस चीज जो देखा जाता है छोटे लेवल पे देखा जाता है कि छोटे पैमाने पर क्या है। अभी मोबाइल का जो चार्जर होता है, उसको लगा के कभी उसका प्लग मुंह में लिए होगे, जुबान वगैरह में टच किए होगे, करंट लगता था क्या, नहीं लगता था ना, क्योंकि बहुत छोटा और डीसी वोल्टेज होता है। कौन सा करंट आ रहा होता है, डीसी आ रहा होता है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, डीसी का कोई वैल्यू। बैटरी, बैटरी को मुंह में लेते हो, क्या लगता है करंट, क्या, इन्वर्टर के बैटरी में जुबान लगाओ जाके, पता चलेगा, है ना। समझ गए, खतरनाक कौन कौन, कम खतरनाक। दूसरी चीज, यहां पर फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50, और यहां का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अच्छा हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, ट्रांसफॉर्मर पढ़े थे ना। ट्रांसफॉर्मर में हमने क्या बोला था, ऐसे 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 क्या होता है, वाइंडिंग क्या रहता है, वाइंडिंग में क्या होता है, इंडक्टर होता है। हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं एक्सेल, पढ़ते हैं ना, एल का प्रॉपर्टी एक्सेल पढ़ते थे, किसके बराबर होता था, जे ओमेगा एल के बराबर, और ओमेगा बराबर क्या होता था, 2 पाई एफ, हाँ या ना। अब इसको मान लो ये ट्रांसफॉर्मर का वाइंडिंग है ना, यहां से मान लेते हैं अगर हमने इसको डीसी वोल्टेज दे दिया, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो ये पूरा ओमेगा टर्म क्या हो जाएगा, और ये पूरा ओमेगा टर्म 0 हुआ तो ये पूरा एक्सेल टर्म क्या हो जाएगा। तो क्या ये अब इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा या शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, हाँ या ना। इसी वजह से ट्रांसफॉर्मर डीसी पर ऑपरेट, एसी पर ऑपरेट, ठीक है। तो यहां पर समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी एसी करंट में 50 हर्ट्ज होता है और डीसी करंट में 0 हो, ठीक है। एक और चीज, नहीं उसका जरूरत नहीं, आगे चलते हैं नेक्स्ट। डीसी में हम लोग जब वोल्टेज का बात करते थे तो वी बराबर बोलते थे 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 13 वोल्ट, ऐसी बात करते थे। इतना वोल्टेज दे दिए, इतना वोल्टेज दे 220 वोल्ट वगैरह वगैरह वगैरह, सीधा बात करते थे। लेकिन जब हम एसी में वोल्टेज का बात करेंगे तो इक्वेशन में बात करेंगे Vm साइन ओमेगा टी, करंट की बात करेंगे तो Im साइन ओमेगा टी। Vm और Im क्या होता है, मैक्सिमम, क्या होता है, ये जो हमारा ग्राफ चलता है तो यहाँ पर जो वैल्यू होता है ये मैक्सिमम पॉइंट है ना, इसी को Vm या इसी को Im कंसीडर किया जाता है। इज इट क्लियर। साइन तो पता ही है, साइन साइन होता है, और ओमेगा टी जो है क्या है, एंगल है, और ओमेगा बराबर क्या बताए हैं, 2 पाई। ओमेगा का क्या नाम होता है, एंगुलर यूनिट क्या होता है इसका, रेडियन पर। ये क्या है आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। कोई दिक्कत,
आगे चलते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी भी समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है भाई, ये 0 पाई 2 पाई। कोई पूछे फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन क्या होता है? डिफाइन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल रिपीट पर सेकंड, एक सेकंड में जितना साइकिल, यानी यहां से यहां। अब इसको मैं और आगे बढ़ा देता हूं। अब बताओ साइकिल कहाँ से रिपीट हो रहा है? यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से क्या हो रहा है? रिपीट हो जा रहा है, फिर यहाँ से रिपीट होगा, यानी ये एक साइकिल बना। और अगर ये एक साइकिल बनने में एक सेकंड लग रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1। यानी अगर हमारे घर पर कितना हर्ट जा रहा है, तो यानी एक सेकंड में कितना साइकिल बन रहा होगा? कितना साइकिल बन रहा होगा? 50। और एक सेकंड में अगर 50 साइकिल बन रहा है, और एक साइकिल में करंट कितना बार जीरो हो रहा है? एक सेकंड में करंट 3 बार जीरो हो रहा है, 1 2, तो 50 साइकिल में कितना बार जीरो होगा? यानी एक सेकंड में हमारा लाइट कितना बार कट रहा है? लेकिन हमको फील हो रहा है क्या? एक सेकंड में ये जो लाइट है 150 बार कट रहा है, 150 बार आ रहा है, 150 बार बुक जा रहा है, 150 बार जल जा रहा है। क्या ऐसा कोई ब्लिंक दिख रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये टाइम बहुत कम होता है। हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट, एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा। यहाँ एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है? 2 पाई। तो यहाँ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई। क्लियर है बात? अच्छा, यहाँ से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है इनवर्स प्रोसेस, T इज इक्वल टू 1/f। तो अगर 1/50 रखें तो कितना आएगा? 0.02। इसको हम 20 मिली सेकेंड बोल सकते हैं। यानी एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है? तो आधा साइकिल होने में 10 मिली सेकेंड है ना? तो हर 10 मिली सेकेंड पे करंट क्या हो जाएगा? कटेगा। हर 10 मिली सेकेंड में 150 बार कटेगा करंट। हर 10 मिली सेकेंड पे कट रहा है, आ रहा है, कट रहा है, आ रहा है। लेकिन आपको फील नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके आंख के पास इतना पावर नहीं है कि इतना कम टाइम ऑफ इंटरवल को कैप्चर कर सके। क्लियर? कैमरा करेगा कभी? ये किए हो, क्या बोलते हैं, स्लो मोशन कैमरा कैप्चर वीडियो किए हो? भुक 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 होता है लाइट, क्यों होता है? यही इफेक्ट थोड़ा सा आता है वहां। क्लियर है? यहां तक समझ गए बात? आगे चलें। ये सब टर्मिनोलॉजी है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालना समझ गए? एक साइकिल जहां पे कंप्लीट होगा वो उसका क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। अच्छा, ओमेगा वगैरह समझ ही गए हो। आइए, अब यहां पर हमारा अगला टर्म है पेज का, थोड़ा सा समझना है। 3 ग्राफ बना रहा हूं मैं। ठीक है, समझना है यहाँ पे 0 पाई 2 पाई 0 और ये 0। अब ये थीटा डिग्री पहले है और ये थीटा डिग्री बाद में है। अब बताओगे यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? पाई प्लस थीटा जाएगा या पाई माइनस थीटा जाएगा? नोट्स देखो, नोट्स नोट्स नोट्स। हाँ, वोल्टेज ही है राव। बोलो यहाँ पर क्या लिखेंगे? और यहाँ पर? ठीक है ना? यहाँ पर क्या आएगा? पाई तो पहले से था, यहाँ पर क्या था? लेकिन थीटा डिग्री पहले से आ रहा है तो पाई माइनस, यहाँ पर तो 0 था, यहाँ पर थीटा है, शिफ्ट हो गया थीटा तो पाई प्लस थीटा। इसी को बोलते हैं फेज शिफ्ट होना। क्या शिफ्ट होना? फेज शिफ्ट होना, कुछ पहले कुछ बाद में। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है लीडिंग और लैगिंग। ठीक है, अगर वोल्टेज आ गया और करंट थीटा एंगल के बाद आ रहा है तो करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से। अगर करंट है और वोल्टेज नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से। लीड लैग का कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर है बात? चलिए, हाँ बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट देखोगे, हमारा नया कॉन्सेप्ट क्या था भाई इसमें? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार बता रहे हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, 5 मार्क्स फिक्स है अगर आया तो, प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो हमको रूट मीन स्क्वायर समझना। रूट मीन और स्क्वायर बोला जाए, इसको कौन सा वेव बोलते हैं? साइन
वेव, या इसी को साइन फंक्शन भी बोल दे, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में पूछ दिया क्या, फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर साइन फंक्शन फॉर साइन वेव, तो आपको कैसे काम करना है तो समझिएगा। साइन वेव बन गया, यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा, पाई या 2 पाई, 2 पाई, क्योंकि यहाँ के बाद साइकिल रिपीट होगा, तो टाइम पीरियड हमको मिल गया 2 पाई। फ्रीक्वेंसी कितना पर चल रहा है ये 50 हर्ट्ज, ये सब बात तो हमको पता है। अब हमको जानना है RMS, क्या जानना है RMS, तो VRMS इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला से ही बनाना है, रूट, तो सबसे पहले क्या लगा लो, रूट, रूट लग गया, मीन वैल्यू मीन स्क्वायर, तो पहले वोल्टेज लगाएं, उसका क्या कर दिए स्क्वायर, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, कैसे 1 बाई टाइम पीरियड और लिमिट 0 टू टाइम पीरियड, इस तरह से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यही क्या होता है VRM। क्लियर है बात। अब यहाँ पर जो वोल्टेज होता है हम आपको बताए हैं, V बराबर क्या होता है VM साइन ओमेगा टी, तो बस VRMS निकाल लेना है यहाँ पे रख के। बताओगे टाइम पीरियड कितना 0 से लेके V स्क्वायर है, तो V के जगह पर अब क्या रखेंगे VM साइन ओमेगा टी का स्क्वायर और डी ओमेगा, यस और नो। सॉल्व करके दिखाएं, एक सॉल्व कर देंगे, बाकी आप लोग नोट से प्रैक्टिस कीजिएगा। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई VM स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब जितना अच्छे से इंटीग्रेशन आता होगा उतना अच्छे से ये डेरिवेशन समझ में आएगा। VM स्क्वायर यहाँ पर डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट कहाँ जाएगा बाहर, तो रूट अंडर कांस्टेंट VM स्क्वायर बाहर, और नीचे तो 2 पाई है ही, और इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई। अब क्या बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई, पढ़े हो ये फॉर्मूला या कभी नहीं पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो इसको इसी पर बैठा रहे हैं, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 और इंटीग्रेशन डी ओमेगा टी। देखो 1/2 फिर से कांस्टेंट हो जाएगा, 1/2 बाहर लेते क्या निकलेगा VM स्क्वायर बाई 4 पाई और इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। क्लियर है, आगे चलते हैं। VM स्क्वायर बाई 4 पाई, अलग अलग कर रहा हूं भाई, देखोगे यहाँ पर डी ओमेगा टी का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा डी ओमेगा टी, 0 से लेके माइनस, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर cos 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी, 0 से लेके 2 पाई तक। आइए VM स्क्वायर बाई 4 पाई डी ओमेगा टी, टी निकलेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 2 पाई से 0 तक, माइनस cos 2 थीटा, मतलब cos थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन बताओ, यस cos थीटा का इंटीग्रेशन, अरे क्या हो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है cos का प्लस साइन, तो साइन 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा का होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, कहां से कहां तक भाई 2 पाई से 0 तक, तो VM स्क्वायर कहाँ इधर भाई, डी ओमेगा टी कहाँ पे, डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, सिर्फ टी आएगा, dx का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या लिखते हो, dx का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या लिखते हो x ही लिखते हो ना,
कर रहा है। ठीक है, चलो लिख लो, लिख लो। क्या हो जाएगा उससे, कुछ हो जाएगा? क्या कर लोगे अब इसके बाद, क्या करोगे? 2 पाई ही रखोगे ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट। चलो, Vm² बाई 4 पाई, लिमिट रखो, पहले क्या रखोगे, फिर क्या रखोगे? तो 2 पाई माइनस माइनस, अच्छा, साइन 2 ω t की जगह पर क्या रखोगे? तो क्या मिलेगा? साइन 4 पाई बाई 2 माइनस 0 रखोगे तो साइन 0/2, साइन 4 पाई का वैल्यू भी 0, साइन 0 का वैल्यू भी। तो यहाँ से सिर्फ क्या निकला? Vm² बाई 4 पाई इंटू 2 पाई, पाई से पाई 2 2 जा, तो क्या निकला? Vm² बाई 2, तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, Vm/√2। यही डेरिवेशन आपका 5 नंबर में आता है कि Vrms किसके बराबर होता है? Vm/√2 के। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? आपको आरएमएस का वैल्यू देके मैक्सिमम पूछ लेगा, मैक्सिमम देके आरएमएस पूछ लेगा, इस फॉर्मूला से काम कर लेना है। दिस इज इन योर सिलेबस। क्लियर है बात? इसके बाद हम आपको हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या पढ़ाएं, उस सब को स्किप कर दो, नॉट इन योर सिलेबस। सिर्फ ये है आपके सिलेबस में, साइन वेव। और अगर ये सीख गए हो तो बाकी वेव का बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं आपसे बात करता हूं इस वेव का, इसको क्या बोलते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, बस लिमिट बदलेगा, 0 से पाई हो जाएगा, और कुछ नहीं। समझ रहे हो बात? नॉर्मली बस याद रख लेना कि फुल वेव का भी कितना होता है? Vm/√2 ही होता है। जब भी कोई ट्रायंगुलर वेव हो जाए, कोई भी ट्रायंगुलर, ये ऐसा वेव आ जाए, ऐसा ऐसा आ जाए, या कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर वेव आ जाए, कोई भी ट्रायंगल का वेव आ जाए, तो उसका क्या होता है? Vm/√3। ट्रायंगल में कितना होता है? 3 होता है साइड, तो Vm/√3। फुल वेव हो, साइन वेव हो, तो उसका क्या लगा लेना है? Vm/√। बोलो, आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलिए भाई। हाफ वेव में 2 से डिवाइड, आधा कर दो। हाफ वेव में थोड़ी, स्क्वायर में। हाफ वेव रेक्टिफायर में Vm/2 हो जाएगा, स्क्वायर वाले में डीसी का। देखो यहाँ पर एक ऐसा वेव भी आएगा, देख सकते हो यहाँ पर, इसको स्क्वायर वेव बोलते हैं, सीधा सीधा। तो बताओ, डीसी अभी पढ़ाए थे ना, डीसी का ग्राफ कैसा बनाते थे? सीधा ही जाता था ना। याद रखने का तरीका, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बस याद रखने का तरीका है कि डीसी में सीधा लाइन है, यहाँ पर फिर सीधा है। तो डीसी में कोई आरएमएस, एवरेज, रूट मीन कुछ पढ़ते हो क्या? जो जैसा है सबको वही मान लिया जाता है, तो जो Vrms होगा वही Vm होगा, वही V एवरेज होगा, सब एक ही हो जाता है। तो स्क्वायर वेव है तो सेम, ट्रायंगुलर है तो /√3, साइन वेव है या फुल वेव रेक्टिफायर है तो /√2, हाफ वेव रेक्टिफायर है तो /2। याद रहेगा? ये सब सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में सिर्फ आपके साइन वेव है, और ज्यादा से ज्यादा फुल वेव रेक्टिफायर पूछ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? इसी तरह से आरएमएस के तरह एक और वैल्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज, या कौन है? उधर चले जाओ, बगल वाले क्लासरूम में बैठ जाओ। बच्चा को काहे परेशान करता है रे? उसको नॉर्मल बच्चा नहीं समझो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, सबसे तेज लड़का है पूरे क्लास का वो। चलो, चलो ठीक है, एवरेज और मीन वैल्यू, ठीक है। तो यहीं से तो रूट मीन बना था, याद रखने का मैं तरीका सिखा रहा हूं। इससे पहले हम लोग क्या किए थे? रूट मीन स्क्वायर। अगर यहां से रूट और स्क्वायर हटा दे तो क्या बचेगा? तो रूट मीन का क्या फॉर्मूला था? 1/टाइम पीरियड 0 टू टाइम पीरियड V² d ω। यहां से क्या क्या हटाना है? स्क्वायर और, तो बताओ फॉर्मूला याद हो गया ना? V एवरेज का क्या फॉर्मूला होगा? 1/t 0 टू t V d ω। इज इट क्लियर और नॉट? हो गया याद? अब यही काम वापस से रिपीट कर देना है। अगर बोल दिया जाए मीन वैल्यू निकालिए किसके लिए? साइन फंक्शन के लिए, तो टाइम पीरियड बताइए क्या होगा? 2 पाई। वोल्टेज बराबर क्या लिखोगे? Vm साइन
ओमेगा टी कैलकुलेशन करो। वी एवरेज बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो वी एवरेज बराबर, ध्यान से देखना यहाँ पर, 2 पाई वी एम कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी। लिमिट कहां से कहां तक, 2 पाई से 0 तक। तो रखिए वी एवरेज वी एम बाई 2 पाई कॉस 2 पाई माइनस कॉस, क्या हो गया, कुछ गलती, अच्छा माइनस कॉस होगा ना, हर बड़ी में गड़बड़ी कर देता हूँ, फिर से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वी एवरेज 1/2 पाई 0 से 2 पाई वी एम बाहर, बात नहीं करो, माइनस कॉस ओमेगा टी, साइन कहाँ, लिमिट क्या हो गया, साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो वी एवरेज बराबर वी एम बाई 2 पाई माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी 2 पाई से, एक बार 2 पाई रखोगे एक बार 0 रखोगे, कट के कितना आएगा वैल्यू 0। कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, -1। तो कॉस 2 पाई के लिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, और माइनस कॉस 0 कितना होगा, 1 - 1 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। तो अब क्या सवाल, क्या याद रखना है आपको कि एवरेज वैल्यू साइन वेव का क्या होता है, फुल साइकिल के लिए। कौन से साइकिल के लिए, तो फुल साइकिल का पूछा जाए तो वी एवरेज क्या होगा, लेकिन हमको तो एवरेज का एनालिसिस करना है, तो फुल के बजाय हम किस पर अब करेंगे, हाफ पर करते हैं। तो हाफ का अगर देखो एग्जाम में पूछेगा, अगर देखो ध्यान देना, अगर एग्जाम में पूछता है मीन वैल्यू निकालने के लिए, तो सबसे पहले ध्यान से देखना है कि फुल साइकिल मेंशन कर रहा है या नहीं। अगर कोई एक मेंशन कर दिया तो सिर्फ वही कर देना, और सीधे बोल दिया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ साइन वेव, तो 10 मिनट, हाँ ठीक, 10 मिनट बैठाइए, ठीक, ठीक है भाई, हाँ हो गया। तो एग्जाम में देखना है, अगर बोल दिया सिर्फ एवरेज निकालने के लिए, तो आप वहां पर हाफ पहले फुल का निकालिएगा, या आप हाफ निकाल के वहां पर नीचे मेंशन करना होगा कि फुल का क्या होता है 0। तो हाफ पे एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला तो वही होगा, बोलो, बोले तो नहीं सुनाई पड़ा, अगर कुछ मेंशन नहीं रहेगा सीधे बोलेगा डेराइव द रिलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू फॉर साइन वेव, तो तुम हाफ साइकिल का बना के और नीचे नोट पॉइंट करके फुल वेव का भी लाइन लिख दोगे कि इन फुल वेव साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ वेव साइन इज 0। अगर कोई एक मेंशन करेगा तो उसको अच्छे से डेराइव कर देना। फुल वेव का बता दिए, हाफ वेव का देख लो। वी एवरेज बराबर क्या फॉर्मूला होगा, 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 से पाई तक वी एम साइन ओमेगा टी। अच्छा टाइम पीरियड क्या होगा भाई इसका, अभी हाफ के लिए कर रहे हैं तो 0 से पाई, तो वी एवरेज इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, वी एम को बाहर ले लूं, वी एम आ गया बाहर, और यहां पर बच गया साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो वी एवरेज वी एम बाई पाई, साइन ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी पाई से लेके 0 तक। तो वी एम इज इक्वल टू वी एम बाई पाई, कॉस को लगा लो जरा, माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0। कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, और पहले से माइनस है तो -1 और कॉस 0 का वैल्यू 1 तो यहां से वी एवरेज क्या मिल गया हमको, 2Vm/पाई। ये है हमारा क्या एवरेज हाफ साइकिल का। अब यहीं से ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, Vm दे देगा, बोलेगा वी एवरेज निकालिए, Vm देके वी आर एम एस, वी आर एम एस देके वी एवरेज।
तीनों रिलेशन मालूम है ना, वी एवरेज का ये हो गया और वी आर एम एस बराबर वी एम बाई √2। तो ये देखिए ये पूछेगा तो पहले इससे इस पर जाओ, फिर इसको यहाँ रख के ये निकाल लो। इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन हो सकता है, इधर से उधर इधर से उधर, कोई दिक्कत है क्या? तो ये होता है एक एवरेज वैल्यू और एक होता है मीन वैल्यू। उसके बाद दो तीन हम आपको फैक्टर पढ़ाए थे। सबसे पहला फैक्टर का क्या नाम है? फॉर्म फैक्टर। किसका किसका रेशियो होता है? पढ़िए, फॉर्म फैक्टर किसका किसका रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस टू दी मैक्सिमम वैल्यू। फॉर्म फैक्टर जो होता है वो किसका रेशियो होता है? आरएमएस बाई मैक्सिमम। अब हो सकता है एग्जाम में तुमको आरएमएस भी दे, मैक्सिमम भी दे और क्या बोले, फॉर्म फैक्टर निकाल लीजिए। वी आरएमएस दे, फॉर्म फैक्टर दे और वीएम निकाल ले। बहुत तरीका है, बस याद रखना है, रेशियो याद रखना है ना, फॉर्म फैक्टर आरएमएस बाई मैक्सिमम। उसके बाद क्या पढ़ाए थे? पीक फैक्टर किसका किसका रेशियो होता है? उल्टा कर देना है। क्लियर है बात? फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर याद रहेगा, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अगर डायरेक्ट में याद कराने के लिए अगर रटना चाहो तो साइन वेव के लिए वीआरएमएस का वैल्यू कितना होता है? वीएम बाई, और नीचे क्या है? वीएम से वीएम कट गया तो फॉर्म फैक्टर कितना आया? 1/√2। इसी तरह से अगर पीक फैक्टर निकालना चाहो तो उल्टा कर दो, वीएम बाई √2, या √2 पर चला जाएगा 1.4। इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तो 1.11 के करीब आएगा, 1.11 के करीब आएगा, है ना? 11 1.11। इसीलिए जनरेशन जो होता है 11 के मल्टीपल में किया जाता है, बताए थे ना, 11 के भी, 33 के भी, 44 के भी, 66 के भी, 230। रीजन, रीजन क्या होता था? फॉर्म फैक्टर भी एक रीजन होता था। ठीक है भाई? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और सीरीज सर्किट वगैरह। ठीक है।